हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिजिक्स के बारे में। बीएससी फिजिक्स की हम एक ब्रांच लेकर चल रहे हैं ऑप्टिक्स जो हायर एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीएसआर नेट गेट और जितने भी फिजिक्स के हायर एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत उपयोगी टॉपिक्स है हमारे पास। इसका हम प्रथम यूनिट लेकर चल रहे हैं, उसका एक फर्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं हम फर्मा का नियम। 1662 के अंदर फ्रेंच वैज्ञानिक फर्मा ने प्रकाश के पथ पर एक अपना नियम दिया, जिसके अनुसार प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए एक ऐसे पथ का चयन करता है जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। यानी इन्होंने प्रकाश के पथ के बारे में कहा कि अगर कोई भी प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो एक ऐसे मार्ग के माध्यम से जाएगा जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कोई बिंदु ए ले लेता हूँ और ये कोई बिंदु बी ले लेता हूँ, तो प्रकाश बिंदु ए से बी तक इस मार्ग से भी जा सकता है, इस प्रकार भी जा सकता है, अदरवाइज इस प्रकार से भी निकल सकता है, या ऐसे भी, या फिर ऐसे। लेकिन प्रकाश एक ऐसे पथ का चयन करेगा, अकॉर्डिंग टू फर्मा, एक ऐसे पथ का चयन करेगा जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। प्रकाश जिस पथ से गुजरेगा उस पथ को हम प्रकाशीय पथ कहेंगे। तो प्रकाश इस प्रकार जाएगा तो भी अधिक समय लगेगा, इस प्रकार जाएगा तो भी अधिक, लेकिन जब प्रकाश सीधा निकलेगा तब प्रकाश सबसे कम समय लेगा। यानी जिस पथ से प्रकाश गुजरेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय पथ। अब फर्मा के नियम की सहायता से हम प्रकाश की घटनाओं जैसे परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। इसके लिए आप पहले फर्मा के नियम को नोट कर लें, उसके बाद हम फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तब तक नोट करें। अब हम फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या पढ़ेंगे। परावर्तन हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के बिंदु O से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, और आपतित किरण और परावर्तित किरण को पृथक करने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण को आपतन कोण I कहते हैं, और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य कोण परावर्तन कोण को कोण R कहते हैं। हम जानते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जो चित्र से स्पष्ट है। हम द्वितीय नियम को सिद्ध करने के लिए, कोण I बराबर कोण R सिद्ध करने के लिए हम बिंदु A से परावर्तक पृष्ठ पर एक लंब AC डालते हैं, जहां AC इज इक्वल टू स्मॉल m, और बिंदु B से एक लंब BD डालते हैं, जहां BD इज इक्वल टू स्मॉल n। इसको स्मॉल u ले लेते हैं और इसको v। वेयर AC इज इक्वल टू स्मॉल m एंड BD इज इक्वल टू स्मॉल n। अब प्रकाशीय पथ की बात करते हैं। प्रकाशीय पथ जहां जहां से प्रकाश गुजरा है। अगर ये एंगल I है तो ये भी कितना होगा? I। अगर ये R है तो ये भी कितना होगा? R। प्रकाशीय पथ जहां जहां से प्रकाश गुजरा है। प्रकाश बिंदु A से O तक आया यानी AO, प्लस प्रकाश बिंदु O से परावर्तित होकर B तक गया यानी OB। अब प्रकाशीय पथ तय करने में लगा समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। यहां से मैं थोड़ा ऊपर से रफ कर देता हूं। प्रकाशीय पथ की दूरी यहां से प्रकाश AO प्लस OB तक गया। समय को मैं स्मॉल t ले लेता हूं और दूरी कितनी हुई AO
प्लस OB अपॉन में चाल, चाल प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी C। T इज इक्वल टू हम AO को क्या लिख सकते हैं, AO को U प्लस OB को क्या लिख सकते हैं, OB को V अपॉन C। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं U तथा V कैसे कैलकुलेट करने। इसके लिए बाय ट्राइंगल CAO से अगर ये एंगल I है तो ये हो गया लंब, ये हो गया, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है U, तो U को हम ऊपर रखेंगे। U गिवन क्या है यहाँ M, U यानी कर्ण अपॉन आधार, क्या हुआ सेक थीटा, थीटा की जगह एंगल कितना है I, तो यहाँ से हम बोल देंगे सेक I। तो यहाँ से U इज इक्वल टू अपने पास M सेक I। सिमिलरली इसी प्रकार हम बोल देंगे ट्रायंगल OBD से, OBD से हमें V कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम V को ऊपर रखेंगे और गिवन है यहाँ पर N और ये हो जाएगा सेक, एंगल है यहाँ पर R, तो सेक R। यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे N सेक R। यहाँ से these value putting in इक्वेशन 1, U तथा V के मान समीकरण नंबर 1 में रखने अपने को। तो T इज इक्वल टू U की वैल्यू कितनी है M सेक I प्लस V की वैल्यू कितनी है N सेक R और 1C है, इसको हम बाहर लिख लेंगे 1/C। फर्मा के अनुसार यह समय न्यूनतम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्मा अगर प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएगा तो वह एक ऐसे पथ का चयन करेगा जिसमें लगा समय न्यूनतम हो। इसके लिए दैट इज, इसके लिए इस समय के न्यूनतम होने के लिए T के समय के प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर होना होगा। इसके लिए हम इसका अवकलन करेंगे तो dt इज इक्वल टू बाई डिफरेंशिएशन 1/C कॉन्स्टेंट M कॉन्स्टेंट सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक I टेन I और I का हो जाएगा di प्लस N कॉन्स्टेंट सेक थीटा का हो जाएगा सेक R टेन R dr इज इक्वल टू शून्य। अगर किन्हीं दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन अगर शून्य है तो उनमें से एक वैल्यू शून्य होगी। ये वैल्यू तो शून्य हो नहीं सकती क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको हम शून्य के बराबर लेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा करके बता देता हूँ आपको। T इज इक्वल टू M सेक I टेन I di प्लस N सेक R टेन R dr इज इक्वल टू शून्य। यहाँ से दिस इम्प्लाइज M सेक I टेन I di, मैं इसको राइट साइड में लेके जाऊंगा तो नेगेटिव चिन्ह हो जाएगा, माइनस N सेक R टेन R dr। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं फिर आकृति से आ रहा हूँ वापिस, आकृति से बाई फिगर मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब हम बाई फिगर देखते हैं। आकृति से बाई फिगर, आकृति से देखो CO प्लस OD, क्योंकि CO प्लस OD इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट। यहाँ से अपने को CO और OD की वैल्यू निकालनी है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ ट्रायंगल CAO से
अपने को फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, CO, तो इसको ऊपर रखेंगे, CO अपॉन गिवन क्या है यहाँ पर M, तो ये हुआ लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, थीटा की जगह I, यहाँ से हम बोल सकते हैं CO इज इक्वल टू M tan I। सिमिलरली इसी प्रकार ट्राइंगल OBD से OD अपॉन N इज इक्वल टू tan R, यहाँ से OD की वैल्यू आ जाएगी N tan R। These value putting in इक्वेशन थर्ड, CO तथा OD के मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर CO की वैल्यू कितनी है अपने पास, M tan I प्लस OD की वैल्यू N tan R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाई डिफरेंशिएशन अवकलन से M कॉन्स्टेंट, tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू I और DI प्लस N कॉन्स्टेंट सेक स्क्वायर R dr, और कॉन्स्टेंट का अवकलन 0, यहाँ से M सेक स्क्वायर I DI इज इक्वल टू, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइन नेगेटिव, माइनस N सेक स्क्वायर R dr, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देने पर, मैं थोड़ा सा यहां से रफ कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ अपनी, M सेक I tan I DI इज इक्वल टू माइनस N सेक R tan R dr। इक्वेशन नंबर 4 अपनी ये राइट साइड का राइट साइड में भाग देंगे अपॉन राइट साइड इसकी क्या है, M सेक स्क्वायर I DI, इसकी लेफ्ट साइड माइनस N सेक स्क्वायर R dr, यहाँ से N से M कैंसिल आउट, एक सेक I से एक सेक I कैंसिल आउट, DI से DI, यहाँ से माइनस N से माइनस N, dr से dr, एक सेक R से एक सेक R, तो यहाँ दिस इम्प्लाइज ऊपर क्या बचा tan I और नीचे सेक I, यहाँ tan R और नीचे सेक R। थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से। tan I को हम क्या लिख सकते हैं, tan I को हम लिख सकते हैं sin I अपॉन कोस I। सेक I को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस I। यहाँ से tan R को क्या लिख सकते हैं sin R अपॉन कोस R। सेक R को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस R। यहाँ से कोस I से कोस I कैंसिल आउट, कोस R से कोस R कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज sin I इज इक्वल टू sin R। हेयर एंगल I and R both are very small angle, then यहाँ पर कोण I तथा कोण R बहुत छोटे कोण है, इसीलिए sin I लगभग बराबर मान लेंगे कोण I के, एंड sin R लगभग बराबर मान लेंगे कोण R के। यहाँ से हम कह सकते हैं कोण sin I की जगह अब क्या लिख सकते हैं हम I, कोण I, और sin R की जगह हम लिख सकते हैं कोण R। यही परावर्तन का दूसरा नियम है जिसको हमने
फर्मा के नियम से सिद्ध किया है। अतः हम कह सकते हैं कि कोण I इज इक्वल टू कोण R, और हम फर्मा के नियम से परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज का हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें सो दैट कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही हम इससे अगला टॉपिक फर्मा के नियम से प्राप्त अपवर्तन की व्याख्या जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।